गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम और सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे थिएटर कमांड्स और जॉइंटनेस के बारे में, और इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मेरे पुराने दोस्त जो राजीव नारायणन है। राजीव, वेलकम टू गना शॉट। बहुत दिन हो गया आपको मिले हुए। Yes, sir. राइट? It's been a while, sir. It's a pleasure to be back on your platform. या पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि गाना शॉट में हम मिल नहीं रहे, पर 2 घंटे पहले हम आईआईटी में साथ ही थे। क्योंकि हम एक ही दफ्तर में काम करते हैं, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, हम ये रैमजेट प्रोजेक्टाइल हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है आईआईटी में, उसका हम रिव्यू ले रहे थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा जो प्रयोग है काफी विश्वसनीय है। क्या आपका विचार क्या है इसके बारे में, इससे पहले कि हम थिएटर कमांड में चले जाए? सर, काफी प्रोग्रेस हो गया है एंड श्रोताओं को बता दूं, वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। या इट्स वन ऑफ द, इनफैक्ट इट्स नॉट वन, ये एक ही है, ओनली काइंड ऑफ। आज किसी ने बनाए नहीं, और ये हम बनाएंगे इसीलिए। और हो सकता है अगले 2-3 दिन में, 2 साल नहीं, 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने में कुछ खुशखबरी भी आए, क्योंकि बहुत विश्वसनीय प्रोग्राम हो रहा है। राइट? खैर, आज हम थिएटर कमांड्स के बारे में बात करेंगे। सो ऑल प्राइम, राजीव, लेट्स स्टार्ट। We'll restart our conversation from what we left off 2 hours back. yes. ठीक है, या ओके। बात यह है कि थिएटर कमांड्स जो है, ये पिछले 4-5 नॉट 4-5, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन से ये काफी न्यूज में आया हुआ है कि थिएटर कमांड्स होने वाला है, जॉइंटनेस होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ सबको। 99 में कारगिल की लड़ाई में यह महसूस हुआ कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके बीच में मेल मिलाप थोड़ा कम था। तो ये कम था तो था। और एक एक्सपर्ट कमेटी, जो कारगिल रिव्यू कमेटी माना जाता है, जिसका हेड था हमारा जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर साहब, उनके पिताजी, उन्होंने हेड किया कारगिल रिव्यू कमेटी। और उन्होंने 2-4 रिकमेंडेशन किया। एक रिकमेंडेशन उसमें ये है कि सीडीएस का पोजीशन स्थापित होना चाहिए, जो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्थापित कर दिया, और उन्होंने लाल किले से ऐलान भी कर दिया, और हमारा नियुक्त की भी कर दिया लेट जनरल बिपिन रावत को। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास जॉइंट थिएटर कमांड होंगे। क्या जॉइंट थिएटर कमांड है, किस लिए चाहिए, क्या है, आज हमारा प्रयोग यही होगा कि जितना सरल शब्दों में हम बता सकते हैं आपको, ताकि एक आम आदमी समझ सकता है ये थिएटर कमांड क्या होता है, जॉइंटनेस क्या होता है, हम बात करेंगे। खैर, पर ये 3 साल पहले हमने घोषित कर दिया कि थिएटर कमांड आएंगे, और उस वक्त मेरे को अभी भी याद है, अपना 15 अगस्त के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोल दिया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस रिफॉर्म होगा काफी दिन के बाद, और बड़ा गर्व के साथ बोला उन्होंने। पर ये बात चल रहा था, काम हो रहा था, जब हमारा पूर्व लेट जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। तो उसके बाद ये थोड़ा पूरा थिएटराइजेशन और थिएटर कमांड और जॉइंटनेस थोड़ा ठंडा पड़ गया, और आजकल दोबारा तेजी पकड़ गया। राइट? यहाँ मैं 2-4 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि होगा नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि आना नहीं चाहिए। राइट? तो मैं इसके बारे में कुछ लेख भी आए हैं, राइट, और कुछ अफवाहें भी फैल रहे हैं, तो उसको मैं क्लियर करूंगा इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट प्रॉपर में जाऊंगा। राइट?
अभी हाल ही में एक ये आर्टिकल निकला, एक विशेषज्ञ है भरत कर्नाड, उन्होंने लिखा मिलिट्री थिएटराइजेशन रिसीडिंग हॉराइजन। और इसमें, इस आर्टिकल में इन्होंने बहुत आलोचना की फौज के बारे में और हमारा गवर्नमेंट के बारे में, और यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि हम सब नाकाम हो रहे हैं, और ये नाकामी का ये यू नो दिस इज अ सिंबल ऑफ आवर इनेबिलिटी, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि देर हो सकता है पर दुरुस्त आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका मैं एक, आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल, राइट, वेयर वी आर, आई एम श्योर यू आल्सो नो। हाल ही में ये MPIDS यानी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में मैंने भी हिस्सा लिया था, जिसमें एक राउंड टेबल हुआ था, दैट वाज ऑन एनहांसिंग जॉइंटनेस इन द आर्म्ड फोर्सेस, थिएटर कमांड्स एंड ऑफ कोर्स लीपफ्रॉगिंग इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में हम बात बाद में करेंगे किसी और इसमें। पर आज अभी ये 4 दिन पहले ये राउंड टेबल हुआ था, राइट। इससे क्या साफ जाहिर होता है कि थिएटराइजेशन होने वाला है, इसमें दो राय नहीं है कि थिएटराइजेशन होने वाला है। मोटे मोटे तौर पर, इससे पहले कि आई गिव वे टू जनरल नारायणन, आई वांट टू, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ क्यों, क्या है। अभी देखिए, हमारा इंडिया है, सबको पता है, वी हैव अ फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी हैव फ्रंट अगेंस्ट चाइना, और ये इंडियन ओशन रीजन भी इस बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम एक पावर बन के उभर के आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मेन थ्रेट है या 3 मेन एरियाज ऑफ हमारा कंसर्न्स है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन एक थ्रेट नहीं है, इट्स अ एरिया ऑफ कंसर्न जहां हमारा इन्फ्लुएंस जाना चाहिए। और ये मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की ओर एक मेजर थ्रेट है, चाइना की ओर नॉर्थ में एक थ्रेट है, और पूरा इंडियन ओशन में एक थ्रेट है। आज के दिन तकरीबन 17 कमांड, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के कमांड, जो कमांड हेडक्वार्टर माना जाता है, जिसका एक GOC इन सी होता है, वो 17 लोग ये 3 जगह को देख रहे हैं। थिएटर कमांडर या थिएटराइजेशन या थिएटर कमांड क्या होता है, इन 17 कमांड्स को जोड़ के इसमें 3 थिएटर बनाए जाएंगे, एक थिएटर पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक चाइना के अगेंस्ट, और एक इंडियन ओशन को देखते हुए, इंडियन ओशन, अपना बंगाल महाखाड़ी, अरेबियन सी वगैरह वगैरह, मैरीटाइम कमांड जो बोला जा रहा है, राइट। और ये कहानी, और जिससे पूरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का मेल मिलाप होने के बाद इसका काम जारी होगा, राइट। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, और आपको बेसिक्स बताएंगे कहाँ हैं हम और कहाँ आगे जाने वाले हैं, राइट। और इससे पहले कि हम थिएटर कमांड में जाएं, मेरा पहला सवाल जनरल नारायणन से, हमें क्यों चाहिए, क्यों ये वॉरफेयर बदली हो रहा है, या क्या है, किस लिए चाहिए ये, और अगर आप थोड़ा ये इवॉल्विंग जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर से शुरू कर सकते हो, ताकि हमें पता चले कि क्यों चाहिए वो, क्योंकि वो सब उसी में है। इट बी गुड, प्लीज टेक ऑन राजीव, इफ यू वांट द स्लाइड्स लेट मी नो, आई विल पुट इट ऑन। हाँ, तो अभी शुरू में समझाता हूँ कि लड़ाई किस तरह से इवॉल्व होता गया है और हम किस तरह से उसको लड़ने में हमने अलग तरीका अपनाया था। तो जो शुरू की लड़ाई होती थी, आमने सामने लड़े, गुत्तम गुत्ती हुआ, जैसे वो अपन ने देखा था, रामायण के युद्ध का दिखाया है टीवी पे, महाभारत के युद्ध दिखाया हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है। सारे एक ही ज़मीन के सामने आमने सामने खड़े हैं और आपस में लड़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये पहले तो तीर कमान और भाले से होता था, हथियार आ गए, वेपन्स के में मशीन गन आ गए, आर्टिलरी आ गया और इफेक्टिव हो गया। तो आप अपने वो ब्रेस्ट वर्क और ट्रेंचेस बनाना शुरू कर दिए, जो क्लासिक आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिखता है। उससे लड़ाई रुक गया, तो नए आपने वेपन्स लाना शुरू किया, जहाँ पे टैंक, एयर सब इकट्ठे होके लड़े थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने दिखाया था, विच वॉज ब्लिट्सक्रीग। और उसी को इवॉल्व पहले कर दिया था सोवियत ने, लेकिन उनके जो
जनरल्स थे, टुकाचेव्स्की और ट्रियांडिफिलोव, उनको स्टालिन ने सोचा कि ये ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, तो उनको निकाल के फेंक दिया, पर्ज कर दिया, मार दिया। लेकिन लड़ाई के दौरान उनका शुरू हुआ था डीप ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड जनरेशन, जहां पे ब्लिट्सक्रीग और ये सब होता है। फोर्थ जनरेशन होता है जहां पे आपके पास काबिलियत नहीं है दुश्मन से उस तरह से लड़ने के लिए, तो बैक गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ है, जैसे इंसर्जेंसी, टेररिस्ट, टेरर अटैक्स, ये फोर्थ जनरेशन होता है। ये फोर्थ जनरेशन अभी खत्म हो रहा है, और अभी नाउ वी कैन सी द स्लाइड्स। अब हम पहुंच रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में। ये क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, अब हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, ज्यादा कॉन्टैक्ट में फौज नहीं होता है, और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, स्वॉर्म टैक्टिक्स के साथ ड्रोन्स आ रहे हैं, वो आपको हिट कर रहे हैं। तो ये हमने एक झलक पहले छोटा सा देखा था नगोर्नो काराबाख में 2020 में, जब आर्मेनिया और अजरबैजान का हुआ था, किस तरह से अजरबैजान ने ड्रोन्स वगैरह यूज करके आर्मेनिया के ग्राउंड फोर्सेस, टैंक्स, आर्टिलरी को तहस नहस किया था। अब ये इवॉल्व होके खुल के आ रहा है, अभी साल से ऊपर हो गया, जो यूक्रेन की लड़ाई में हम देख रहे हैं। ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है केवल सिक्योर करने के लिए, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ड्रोन्स के साथ, तो अब काउंटर ड्रोन स्ट्रेटजी आने लगा है कि किस तरह से उनको रोकें। और ये अभी फिफ्थ जनरेशन की लड़ाई चल रही है जो इवॉल्व होगा। इसके चलते चलते द नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, सिक्स्थ जनरेशन क्या है, जो हाईटेक है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ है, जहां पे डिसीजन लेने के लिए फौज में बोलते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, अटैक। इसको डिसरप्ट कैसे कर सकते हो आप? स्पेस टाइम, या तो आप जो इंफॉर्मेशन आईएसआर से, जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस के थ्रू उसको मिल रहा है, उस मैसेज को डिसरप्ट कर दो या उसको डिले कर दो। जो उसको इमीडिएट मिलना चाहिए, फर्ज कर लो उसको आधा घंटा लेट मिलता है। और इतना हाई स्पीड मूवमेंट आजकल हो रहा है, ग्राउंड, एयर, सबके साथ। आप अगर रिएक्ट करने में आधा घंटा लेट हो गए, उस इलाके में जो अपॉर्चुनिटी आया आपके हाथ से गया। और ये मिक्स जो यूज हो रहा है, मैन्ड, अनमैन्ड, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, जैसे अभी जो रूस किस तरह से काम कर रहा है कि उनका जो Su-57 एयरक्राफ्ट है, जो वो अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उसके साथ एक उन्होंने Su-70 बनाया, स्टेल्थ यूएवी, अनमैन्ड यूएवी, बड़ा सा है वो उसको कंट्रोल करता है, उससे फीड भी लेता है, उसके अंदर वेपन्स भी होता है, आईएसआर भी है, और उसको कंट्रोल करके मारेगा। छोटे लेवल पे अपाची हेलीकॉप्टर यूएसए का जो लॉन्गबो है सिस्टम, उसमें यह दिया हुआ है कि अमेरिकन की ये प्रेडेटर के फीड वगैरह आ सकते हैं और वो कंट्रोल कर सकता है। अभी इस लेवल पे अभी छोटा छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन ये अभी इवॉल्व हो रहा है। यूएस, वेस्ट तो कर ही रहा है उनके साथ, चाइना, रशिया इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। इसमें एआई का बहुत महत्व है, आपको ऑटोमेशन के इसमें एआई का बहुत महत्व है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत महत्व है इसमें। तो किस तरह से डिजिटल वॉरफेयर में जब जाते हैं, किस तरह से आप डिसरप्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का महत्व आने लगता है, कि जहां पे वो आपको जल्दी से जो भी आपने साइबर यूज किया है उसको किस तरह से एन्क्रिप्शन यूज किया, किस तरह से तोड़ सकते हैं। और अगला जब ये दिख रहा है, हेजी आ रहा है कि एआई ज्यादा इस्तेमाल करें, जो आदमी है, सोल्जर्स हैं, वो कम हो जाएं, या अभी कोई कहता है कि जरूरत ही नहीं है। जैसे एक आज मैं देख रहा था वीडियो, वो बात कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे कॉप्टर्स बना रहे हैं, बिल्कुल छोटे, आपके पाम में आ जाएगा, उसके अंदर छोटा हथियार डाल रखा है, बुलेट टाइप, और जहाज से स्वॉर्म में निकाल रहा है और एक एक आदमी को निकाल देता है।
उसमें एआई का इस्तेमाल किया हुआ है, टारगेट को क्लियरली बता दिया क्या करना है। ये है फ्यूचर। अब हमारी लड़ाई देखो कहां से किधर जा रही है। स्ट्रक्चर हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम ये फ्यूचर इवॉल्विंग वॉरफेयर को लड़ सकते हैं कि नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग फॉर रीस्ट्रक्चरिंग सेक से कोई फायदा नहीं। आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी जैसे मैंने बताया चीन भी काम कर रहा है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि चीन किस तरह का टेक्नोलॉजी लड़ाएगा, लेके आएगा, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें से कुछ पाकिस्तान को जाएगा ही जाएगा। तो आपको ये इवॉल्विंग थ्रेट के अगेंस्ट क्या कैपेबिलिटी चाहिए और किस तरह से लड़ना चाहिए और स्ट्रक्चर्स क्या चाहिए, वो सोच के बनाना। वो तो क्या जो आप बता रहे हो कि लड़ाई का जिस तरीके से हम करेंगे और कर रहे हैं, ये बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, राइट। और ये जिस तेजी से बदल रहा है इसमें टेक्नोलॉजी का काफी भरपूर शामिल हो रहा है। और जो मैंने समझा आपने जो भी बात किया, इससे इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि लड़ाई जो है इट विल बी ऑन लैंड सेपरेटली, एयर सेपरेटली और सी सेपरेटली। इट विल नॉट ओनली बी इन लैंड, एयर एंड सी, ये स्पेस डोमेन में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में जाएगा, हर डोमेन में जाएगा। और जो पहले का जो अंतर था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, वो खत्म होने जा रहा है। तो कोई एक सिंगल सर्विस अकेला लड़ नहीं सकता, इसको लड़ नहीं सकता, ये जॉइंट होके लड़ना पड़ेगा, लड़ना। और लड़ना है। बेहतर होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन का पहला स्टेप है जॉइंटनेस। जॉइंटनेस जब आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन विल फॉलो, इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। पर बात यह है कि जॉइंटनेस के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हम स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइजेशन जो जिस तरीके से हम आज तक हम लड़ रहे हैं, जिस संस्था के साथ हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा चेन ऑफ कमांड है, ये सब में बदलाव की जरूरत है, राइट। और इस बदलाव में ऑलरेडी अमेरिका बहुत दिन से और चाइना कुछ दिन से ये बदलाव लेके आ चुके हैं, राइट। So I'll request you if you could go and we could explain the examples चाइना और इसके साथ किस तरीके इन्होंने थिएटर्स बनाया और कैसे इन्होंने इंटीग्रेटेड ब्रिगेड्स बनाए हैं। हाँ, तो पहले यूएस का देखते हैं सर। यूएस का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबको पता है कि पूरे विश्व में बोलबाला था, लेकिन जब ईरान का शाह का ओवरथ्रो हुआ और उनके 54 इनके अमेरिकन को पकड़ के रखा था, जब ये कोशिश कर रहे थे जिमी कार्टर के टाइम में कि हम स्पेशल फोर्सेस को भेजेंगे और उनको रिट्रीव करके ले आएंगे, वो प्लानिंग में इतना गड़बड़ हो गया कि 2 सर्विस के हेलीकॉप्टर्स आपस में क्रैश होके गिर गए नीचे और ऑपरेशन वहीं पे फेल हो गया, क्योंकि सबको पता लग गया आप वहां पे आ रहे हैं। वहां से शुरू हुआ था। और इनके सेनेटर्स हैं गोल्डवाटर और निकल्स, इनका एक्ट आया था 1986 में, जहां पे इन्होंने अभी ये जो दिखाया है मैंने, इनको बोलते हैं यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स। पूरे ग्लोब को इन्होंने डिवाइड कर दिया था, यूरोकॉम, सेंटकॉम, अफ्रीका कॉम, नॉर्थ कॉम, साउथ कॉम एंड पैसिफिक कॉम था, आजकल वो इंडो पैकॉम कर दिया। समझने वाली बात ये है कि इस इलाके में जो हेड है इस लेटर से सेंटकॉम का, वो प्रेसिडेंट को जवाब देता है सीधे, और वो वहां पे लड़ाई के लिए पूरा जिम्मेवार है। नंबर 2, इसके नीचे एब इनिशियो ऑर्बिट में कोई ट्रूप्स नहीं होता। टास्किंग होता है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ प्रेसिडेंट से क्लियर कराता है कि इनका ये टास्किंग होगा। टास्किंग के लिए क्या ट्रूप्स की जरूरत है ये सब पिच करते हैं, उसके बाद इनको एलोकेट होता है जब कांग्रेस क्लियर कर देता है कि हाँ ये ट्रूप्स आप वहां पे भेज सकते हैं, क्योंकि ये देश के बाहर लड़ रहे हैं। कांग्रेस क्लियर करता है क्योंकि देश के बाहर लड़ रहे हैं, हमारे जैसे नहीं हम देश के अंदर लड़ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। आर्मी ने क्या किया है,
जब ये गल्फ वॉर के लिए गए थे, डिविजन्स जब लेके जा रहे थे, तो इनको बहुत टाइम लगा था बिल्डअप करने के लिए। तो ये उन्होंने एक सीख लिया और कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बनाने लगे। स्ट्राइकर जो इनका व्हील्ड एपीसी है, तो इसीलिए उसके स्ट्राइकर ब्रिगेड नाम किया। LMH, लाइट, मीडियम, हैवी। जो लाइट है इन्फेंट्री के ऊपर है, वो मोटराइज्ड इन्फेंट्री है। जो मीडियम है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के ऊपर है, इसलिए मीडियम है। जो हैवी है टैंक्स के साथ है। तो ये कंबाइंड आर्म्स किया है ताकि ये ऑल आर्म्स का एक ब्रिगेड है, इसको इंडक्ट करके किसी भी देश में भेज देंगे तो जल्दी ये इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि सामान पूरा इकट्ठा आ जाता है। डिवीजन के लेवल में पूरा डिवीजन ही होता है जो कंबाइंड आर्म्स होता है, इंडिविजुअल ब्रिगेड्स कंबाइंड आर्म्स नहीं होते। इनको ये करना पड़ा था क्योंकि ये एक्सपीडिशनरी फोर्स है, इनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है और इफेक्टिव होना है। तो उसके सोच से इन्होंने ये स्ट्राइकर ब्रिगेड्स बनाए। या जो आप बोल रहे हो इसका मतलब यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका हैज अ ग्लोबल रोल। क्योंकि उनका ग्लोबल रोल है, वो सुपर पावर है, वो अगर आप देखोगे इनका जो थिएटर्स है पूरा दुनिया को कवर करते हैं, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे ये जो इंडो पैकॉम, राइट, इंडो पैकॉम जो है वो इंडिया के इलाके को भी कवर करता है। और इन्होंने इंडो पैकॉम इस तरीके से बनाया है, अगर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना दोनों ये एक थिएटर में आता है, इसी, राइट। ओके, तो शुड वी गो टू चाइना? हाँ, अब चाइना का देखते, जो 2015 दिसंबर से शुरू किया था, शुरू हुआ है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये 5 कमांड है इनके, या यू कैन टेक ऑन प्लीज। 5 थिएटर कमांड बना दिए। पहले 7 मिलिट्री रीजन होते थे, उसको तोड़ के 5 बना दिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड है, हालांकि कहते हैं वो सेंट्रल एशिया इधर उधर, वेस्टर्न थिएटर कमांड इंडिया के लिए है, सिंपल। सदर्न थिएटर कमांड, आगे बोलते, सदर्न और ईस्टर्न जो है ये है आपका साउथ चाइना सी, प्रीवियस वन, या ओके, बिल्कुल। हाँ, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और ताइवान के लिए। और नदर्न थिएटर कमांड है जो कोरिया और जापान को देखेगा। सेंट्रल इसका रिजर्व है, सेंट्रल इसका रिजर्व है। अब बाकी जो सेंट्रलाइज्ड उसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर था, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में क्या किया उसने? पहले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नीचे 4 डिपार्टमेंट होते थे, कमीशन और 4 डिपार्टमेंट। मोटे मोटे तौर पे उसने वो सब डिपार्टमेंट को तोड़ दिया। अभी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नीचे 15 एंटिटीज आ गए हैं। 6 डिपार्टमेंट है, 3 कमीशन है और 6 ऑफिस है। उस 6 ऑफिस में से एक ऑफिस है जो जनरल ऑफिस बोलते हैं जिसको, वो एसेंशियली शी जिनपिंग का सेक्रेटेरिएट है जो कंट्रोल करके देखता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट है, इक्विपमेंट डेवलपमेंट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट्स वगैरह आ गए। और इनके नीचे ये 5 थिएटर कमांड्स आते हैं। जैसे यूएस ने किया था उसी तरह से चाइना ने किया है कि जो सर्विस चीफ्स हैं ग्राउंड फोर्स के, नेवी के, एयरफोर्स के, इनके पास कोई ऑपरेशनल रोल नहीं है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। और ग्राउंड फोर्स पहले पीएलए का डायरेक्टली उनका ही बोलबाला होता था, जो भी हेडक्वार्टर था वही देखता था। अब एक अलग से ग्राउंड फोर्स हेडक्वार्टर बनाया है जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में भी है और हर थिएटर कमांड में है, जो एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाया है जो सारा साइबर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, स्पेस सब इसके नीचे आ गया है, जो अलग अलग जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट के नीचे, इन डिपार्टमेंट्स के नीचे आता था। जो पुराना सेकेंड आर्टिलरी कोर था उसको भी सर्विस बना के रॉकेट फोर्स बना दिया है। और जॉइंटनेस लाने के लिए एक जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट बनाया है जो थिएटर कमांड्स में भी है, जो जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स रखे हैं वहां पे। और जॉइंट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट बनाया जिसका हेडक्वार्टर्स एक्चुअली वुहान में है जहां से कोविड शुरू हुआ था। और हर थिएटर में
जॉइंट सर्विस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिपार्टमेंट। अभी देखते हैं ग्राउंड फोर्सेस को उसने किस तरह से किया। नेक्स्ट। बिफोर इससे पहले कि वी गो टू ग्राउंड फोर्सेस, वो बताएं मैं व्हाट आई वांट टू रीइंफोर्स। What I want to reinforce is that PLA is doing this transformation and restructuring. It is not only a restructuring, it's a transformation. ट्रांसफॉर्मेशन। Yeah. Why is it doing a transformation of this kind? It wants to start matching USA in a global role. आज के दिन जो इन्होंने जो 5 कमांड बनाया है अभी, जैसे हमने पहले दिखाया आपको, ये सिर्फ अपना टेरिटोरियल कमांड विद इन चाइना है। पर अगर आप इसको देखेंगे, इनका देयर ओरिएंटेशन इज आउटवर्ड, यानी कि वेस्टर्न कमांड जो है इनका, वेस्टर्न थिएटर कमांड पूरा सेंट्रल एशिया और अपना इंडिया बॉर्डर देखेगा, साउथ एशिया, राइट, एंड मेनली ऑफ कोर्स द LAC, ओके। द ईस्टर्न थिएटर कमांड लुक्स आफ्टर द पैसिफिक, और जो चाइना के अगेंस्ट जितना भी कार्रवाई होना है वो है। ये सदर्न थिएटर कमांड जो है ना, साउथ चाइना सी, यानी कि बाहर का इलाके के ऊपर ये है। और ऑफ कोर्स दे हैव डिफेंस, बट मोर टू गेट अ आउटवर्ड ओरिएंटेशन। इट्स अ आउटवर्ड लुकिंग सिस्टम। सो जो हम थिएटर कमांड बनाने जा रहे हैं, जो मेन पॉइंट में, इनफैक्ट आई वांट टू रीइंफोर्स दिस बिफोर वी गो, कि जो भी देश थिएटर कमांड और थिएटर सिस्टम में जाएगा, इट स्टार्ट्स लुकिंग आउटवर्ड, बाहर। ये नहीं कि हम अपना डिफेंस में बैठे रहें और अपना किले के अंदर बैठे रहें, हमें बाहर देखने की क्षमता मिलती है थिएटराइजेशन में, जब हम थिएटर बनाते हैं। इसीलिए इंडिया जो है, जितना जल्दी हम थिएटर सिस्टम में चले जाएं, और हमारा जो 3 थिएटर हो या 4 थिएटर हो या 5 थिएटर हो, वो उससे ज्यादा मतलब नहीं है, वो इट विल कीप एवॉल्विंग। बट मेरे ख्याल में 3 थिएटर जो शुरू अर्थ किया है, मे बी विद द रिजर्व थिएटर थ्रोन इन, विल बी द आइडियल कॉम्बिनेशन। दैट विल गिव इंडिया द आउटवर्ड लुकिंग approach or a vision which will transform us from being a swing state to a balancing state. It will also give us the ability to, become a net security provider in the entire Indian Ocean region and a regional power of our own right. और जिस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो हमें हानिकारक होगा। या प्लीज राजीव। यस, बिल्कुल सही आपने बताया, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक एट। थिएटराइजेशन इज नॉट फॉर थिएटराइजेशन इटसेल्फ। And if you say that we are a rising power, then you cannot be doing your capability development based on threat. You have to realize your own capability कि मैंने करना क्या है, right sir? So once you achieve your theaterization goal and say that this is what I want to do, it permits you to have a prompt regional strike capability in multiple domains. Domains. Your economy is also improved. Your forces have also improved. For any response to any friendly countries that you want, you have the capability to respond even while you are capable of defending yourself. Yeah, I think so. I think we made the point. Yes. Yeah. Now let's we go to what? Brigadization का शुरू किया, हालांकि ये 2011 से, but he has been at it since 2006. किस तरह से होना है, कैसे होना है, उनका एक्सरसाइज करता गया। अब फाइनल जो निकल के आया है 2015 ऑनवर्ड्स की ग्रुप आर्मीज में क्या है। पहले होता था कोर, फिर डिवीजन, फिर रेजिमेंट और बटालियंस होते थे, वो सब हटा दिया। 6 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड हर ग्रुप आर्मी में। वही जैसे अमेरिका के पास स्ट्राइकर ब्रिगेड है, सेम लाइट, मीडियम, हैवी। Light is based on pure infantry, which is motorized infantry. Medium is based on mechanized infantry, and heavy is based with tanks. And इसके अलावा आरटी ब्रिगेड है, एयर डिफेंस ब्रिगेड है, इंजीनियरिंग ब्रिगेड है, स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड, जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट ब्रिगेड, एक एविएशन नहीं, और कुछ ग्रुप आर्मी में 2-3 में उसने एयर असॉल्ट ब्रिगेड बना दी है।
और मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट खास हमारे तरफ जैसे है, शिंक्यांग और तिब्बत के पास अपने ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स को उसने ट्रूप्स दिए हैं वो अलग है, इनसे अलग है। वो वहां पे मोर ऑफन देन नॉट उन जगहों पे दिए जहां पे ट्रबल स्पॉट होता है उसको पॉपुलेशन के साथ, टू हेल्प द पीएपी, द पीपल्स आर्म्स पुलिस, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, उसके लिए होते हैं ये। या यह याद रखिए, हर वक्त चाइना जो है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि खतरा उनको उसी में है। और इसीलिए ये जी जिनपिंग जी ने हर बार ये सिक्योरिटी 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 का आलाप लगाता रहता है। ठीक है, या प्लीज कैरी ऑन। प्लाफ भी 2011 से उसी तरह से ब्रिगेडाइज होने लगा था। अभी प्लान टोटल इनका है, टोटल 10 एयर बेस रखेंगे। तो 3 एयर बेस है वेस्टर्न थिएटर कमांड में अपने अगेंस्ट, ये याद रखना है, जो बहुत बड़ा है। उसके अंदर ब्रिगेड्स होते हैं, जैसे एक साउथ सदर्न में, 2 हरे 3 ट्रेनिंग बेस हैं, हर एक के पास अपने अपने ब्रिगेड्स एज पर रिक्वायरमेंट, और वो एडजस्ट करता रहता है। जैसे अभी अपना बड़ा था, गलवान के बाद अभी बढ़ गया है, तो और एयरफोर्स उसने यहाँ इंडक्ट कर दिया। एज ऑफ 2021 उसके बाद 60 कॉम्बैट एयर ब्रिगेड्स थे, और वो मिक्स होते हैं एयर ब्रिगेड्स में, उसका ग्राउंड सपोर्ट फाइटर। अभी अपना, अब जैसे हम बोलते हैं कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, उस तरह से पूरा उसके पास है नहीं, ग्राउंड सपोर्ट अलग है, फाइटर अलग है, बॉम्बर अलग है, उस तरह से उसके पास है। वो कन्वर्ट कर रहा है धीरे धीरे अपने पीएलए के मॉडर्नाइजेशन में। और एयर डिफेंस ब्रिगेड भी है, एंड जैसे मैंने बोला थ्रेट और प्लान के मुताबिक वो एयर ब्रिगेड्स अलॉट कर देता है। इसी के नीचे पहले एयरबोर्न ब्रिगेड होता था, 15 कोर बोलते थे उसको, एयरबोर्न कोर, वो अब एयरबोर्न कोर हो गया, प्लाफ एयरबोर्न कोर। उसमें 3 डिविजन्स होते थे, वो सब आउट करके 6 ब्रिगेड हैं। एक स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड है, एयरबोर्न सपोर्ट ब्रिगेड है, और एक एविएशन ब्रिगेड है विच इज बेस्ड ऑन हेलीकॉप्टर्स का एविएशन ब्रिगेड है। ये ग्रुप करके दिया है। और सिमिलरली अब नेक्स्ट पीएलए नेवी का क्या किया उसने, 3 है, सदर्न थिएटर, ईस्टर्न थिएटर, नदर्न थिएटर। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास आ चुके हैं, तीसरा बना रहा है। प्लान 3 और के लिए, जिसमें से उसका प्लान है कि एटलीस्ट 4 जो होंगे न्यूक्लियर पार्ट होंगे, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड होंगे। अभी सारे जो उसके शिप्स हैं अलग अलग टाइप के हैं, तो वो फ्लोटिला बेस्ड है, एक फ्लोटिला में एक टाइप का शिप या बोट होता है। देयर आर प्लान्स, अभी तक उसका खबर नहीं आया है कि ये कंबाइंड फ्लोटिला बना देगा, जिसमें एक ही फ्लोटिला में सब तरह के शिप्स होंगे, तो पूरा ओवरऑल ब्रिगेडाइजेशन के मुताबिक। साथ में इनके लिए खास मरीन कोर तैयार किया, जिसमें 6 मरीन ब्रिगेड आ चुके हैं, और यही है जो बाहर के जो इसके पोर्ट्स ये कंट्रीज से ले लेता है, वहां पे बेस करता है सिक्योरिटी के लिए। जिबूती में सबसे पहले गए थे, ग्वादर में गए हैं, और अभी तक हम्बनटोटा में आने नहीं दिया है श्रीलंका ने, लेकिन किसी टाइम आ जाएगा। क्यापकू में भी हैं जो म्यांमार के लिए है। इनका टास्क एट द मोमेंट है जो बाहर इनके पोर्ट्स हैं, जिसको बोलते हैं ओवरसीज स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसको गार्ड करना। ये था। तो ये इन्होंने किया है, और ये सोच के किया है, क्योंकि 1998-99 में चाइना का एक बहुत बड़ा इंटरनल सेमिनार हुआ था, जिसका रिपोर्ट बाद में 2006 के करीब निकला था। उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि फ्यूचर वॉरफेयर क्या होगा। आज हम जो सब बात कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वेक्टर, साइबर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, वो सब उन्होंने 98-99 में सोच के 6 टाइप के कॉम्बैट बताए थे, और उसके तरफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले थे। और उसका रिजल्ट ये है, जो 2006 से शुरू किया था, 2015 में इन्होंने 16 ऑनवर्ड्स, अभी चल ही रहा है उनका, बट शुरू कर दिया। तो अभी हमने सुन लिया है कि चाइना ने क्या किया है और अमेरिका ने क्या किया है। तो अभी हम देखेंगे हमारा क्या सोच विचार है, और हम क्या करने वाले हैं, और हमारा क्या प्लान है। क्योंकि जैसे ये स्लाइड में दिखाया जा रहा है, थिएटर कमांड और जॉइंटनेस है, दिस इज द वे हेड फॉर
टू फेस फ्यूचर वॉर। आगे जितना भी लड़ाई होगा, जब तक हम थिएटर कमांड के बेसिस पे ना चले तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा। या प्लीज टेक ऑन राजीव। हाँ, तो जो ये मेरा सोच है, आई एम श्योर जो पावर डिसीजन मेकर्स हैं वो भी इस लाइन में सोच रहे होंगे। नहीं, सबका सोच यही है। मोटा मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, इक्का दुक्के का फर्क हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है, पर मोटा मोटा जो है, जो जनरल नारायणन बोल रहे हैं वो सही है, राइट, बिल्कुल सही है। पहले अभी वही देख लेते हैं कि भाई ड्राइवर्स फॉर चेंज, जैसे एक तो बताया था कि भाई फ्यूचर वॉर्स कैसे निकल रहा है, वो क्या है और चैलेंज क्या है, और अगर हम जिस रास्ते पे चलते हैं, जैसे मैंने बोला ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, अभी नेबुलस हैं, कुछ निकल आ जाएंगे, तो ज़रूरत पड़े तो हमें मिड कोर्स करेक्शन भी करना चाहिए, ये हमें तैयार रहना चाहिए। और जर्नी फ्रॉम जॉइंटनेस टू इंटीग्रेशन थोड़ा वक्त लगता है, हम अभी जॉइंटनेस पे जाएं और फिर उसके बाद आपको अच्छे से इंटीग्रेशन आ जाएगा जब आप सब जॉइंटली लड़ना शुरू कर दो। और इसीलिए कह रहा हूं जॉइंट, या हाँ क्या प्लीज गो अहेड। जॉइंटनेस इज इंपॉर्टेंट, जो जनरल राजीव आप बता रहे हैं, जॉइंटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन आता रहेगा। मैं यहाँ ये भी हूँ, अभी यूएसए जो है गोल्ड वाटर निकल्स एक्ट जो इन्होंने बताया है, उसके तहत 98-99 में उन्होंने बदली कर दिया, पर तब से अभी तक उनका इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ। इंटीग्रेशन जो है वो एक ऑनगोइंग चैलेंज है, और नए नए जैसे बदली होता जाता है, जनरेशन ऑफ वॉरफेयर जिस तरीके से समझा गया है, तो इंटीग्रेशन का पहलू भी बदलता जाएगा। पर जॉइंटनेस जो है वो पहला सीढ़ी है जो हमें कायम करना है। या जॉइंटनेस का मतलब भी समझा देता हूं कि जैसे इंडिविजुअल सर्विसेज ने अपना प्लान बनाया है, तो उन सबको एक तरह से जोड़ता है, यू वीव इट टुगेदर so that you get the sum of the parts is greater than the whole. The impact, you'll get better bang for buck. तो आगे मैं समझाऊंगा। 1 + 1 = 11। नहीं, ये 1 + 1 = 11, it is not 2। Not, बिल्कुल वो आता है जॉइंटनेस के साथ। तो इसीलिए जॉइंट थिएटर कमांड्स would enable Indian military to be better prepared for the emerging threats and challenges of the future। आपने ये नहीं किया, आप चैलेंज फेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी यही देखते हैं ड्राइवर्स ऑफ चेंज चैलेंजेस और किस तरह से करना है। हाँ, सबसे पहले बता दें कि ये जो अभी टेक्नोलॉजी समझ हो रहे हैं भाई साहब, बहुत महंगे हैं, दे आर एक्सपेंसिव, सो यू नीड इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड अ बैलेंस्ड बजटरी सपोर्ट। यू आर अ राइजिंग पावर, यू कांट कीप आस्किंग कि मेरे को ज्यादा चाहिए एट दी कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स, बट इट कांट बी दैट ऑल्सो दूसरे साइड भी कि भाई वो चाहिए तो आपका पैसा कम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है बैलेंस्ड बजटरी सपोर्ट, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है, डिसरप्टिव और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये सस्ते नहीं आते। नाउ इससे क्या है, यू मस्ट हैव, लाइक बोला था, कैपेबिलिटी टू कंडक्ट जॉइंट लेटर इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। ये मल्टी डोमेन थ्रेट है, जो इवॉल्विंग 5th 6th 7th जनरेशन जो वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है, ये मल्टी डोमेन है, एक काम नहीं कर सकता। एक छोटा उदाहरण देता हूं इसका। 73 के वॉर में एक बहुत फेमस बैटल है एम्बुश एट अल फिरदान। इजरायली आर्मर को धो दिया था इजिप्शियंस ने। एल फिरदान सुएज कैनाल के पार ले जाके एल फिरदान जगह था। फर्स्ट टाइम मिसाइल्स ग्राउंड बेस्ड में आए थे, एंटी टैंक मिसाइल्स यूज हुआ था। मलुत्का मिसाइल्स इन्होंने यूज किया था सोवियट्स के। टैंक ने काउंटर अटैक किया ब्रिजहेड के ऊपर, सोचा था कि इन्फेंट्री है नहीं तो हम काउंटर अटैक कर लेंगे, लेकिन पूरे ब्रिगेड को तहस नहस कर दिया था, क्योंकि वो बगैर आरटी, बगैर एडी, बगैर इन्फेंट्री कुछ के आए थे। जैसे उनकी पहले सिखलाई थी कि केवल इन्फेंट्री है तो हम काउंटर अटैक कर देंगे। मिसाइल्स के बारे में वो सूटकेस मिसाइल होता था, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि बंदे सूटकेस लेके आ रहे थे। तो ये है, कोई सिंगल सर्विस नहीं लड़ सकता, वहां से शुरू हो चुका था, सिंगल सर्विस नहीं होता है। और इसके लास्ट पॉइंट है
सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन, व्हेन सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन हम बोलते हैं तो लोग ब्यूरोक्रेसी तक रुक जाते हैं। ना जी, एकेडमिया भी चाहिए, इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, आपको प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चाहिए, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज आता है। तो लाइक आई सेड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो बजटरी सपोर्ट कहाँ से आता? सब तरफ से आके आपको अपने फ्यूचर वेपन्स इक्विपमेंट और सिस्टम्स को बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, तो अभी 8 फोल्ड चैलेंज है आपके पास। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग एपरेटस को भी आपने देखना पड़ेगा कि किस तरह से चेंज करें ताकि ये फ्यूचर वॉर्स के लिए जो डिसीजन लेना है वो कर सकते हैं। आपके पास एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन मिलिट्री स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही तो सारे सर्विस के जो कैंपेन्स हैं आप वीव कर सकते हो। जिस तरफ लड़ाई करोगे यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक कमांडर होना चाहिए जो जिम्मेवार होगा लड़ने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जब हम ये इस तरह से इंटीग्रेटेड फोर्सेस बनाते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, फिजियोलॉजिकली ह्यूमन ब्रेन, एवरेज ह्यूमन ब्रेन का एक स्पैन होता है कंट्रोल करने के लिए, उससे ज्यादा उसको दे दोगे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अमूमन कहते हैं, काफी सालों से इसके ऊपर स्टडीज चले आ रहे हैं, मेडिवल टाइम से भी, अपने ये पुराने जमाने से काफी टाइम से इसके ऊपर सोच रहा है। यहाँ पे भी आया हुआ है, सिम्किन ने भी काफी लिखे, रिचर्ड सिम्किन ने। आम आदमी जो है 5 से 8 एंटिटी के बीच में कंट्रोल कर सकता है, कि उसको ध्यान में रहेगा, जहन में रहेगा कि मैंने इसके बारे में भी सोचना है। जब प्रेशर आता है, आमतौर नॉर्मल टाइम पे नहीं, जब प्रेशर आता है डिसीजन मेकिंग जल्दी करना है उसको, इससे ज्यादा आपने दे दिया, वो 9वां 10वां एंटिटी है वो भूल जाएगा उसके बारे में, उसको पता नहीं रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका ध्यान रखें। अभी फ्रेश स्टडी करना चाहिए, क्योंकि डिजिटाइजेशन आ गया है, लोअर लेवल एआई आ गया आपको हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकिंग में, जो आपको याद दिला सकता है। तो उसके बेसिस पे आप 5 से 8 पे ही रहेंगे या 9-10 पे जाएंगे, कितने पे जाएंगे इसका स्टडी करके उतने लेवल पे स्ट्रक्चर को रखना है। कार्डर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जैसे सर ने बताया था अभी कि 17 आर्मी कमांड्स और इक्विवेलेंट कमांड्स, ठीक है, 3 इसमें आप ऐड कर दो वाइस चीफ से, 17 3 20 हो गए, 1 सिस्क है 21 हो गया, 2 ऑलरेडी हमारे पास जॉइंट कमांड्स हैं एसएफसी, और ये मतलब 23 हैं, एपेक्स लेवल पे 23 है। ये 23 इकलौते नहीं होते हैं, इनके साथ नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सबके पोस्ट इनके साथ लगे हुए होते हैं। इसको अगर आप, और अभी ऑलरेडी पिरामिडिक स्ट्रक्चर है, सारे ऊपर नहीं जाते हैं, 1/3 करके ही ऊपर जा पाते हैं, पिरामिडिक स्ट्रक्चर। अगर इस एपेक्स लेवल को आपने काट दिया, कम कर दिया, तो इसका असर नीचे रैंक्स में भी पड़ेगा, और एक ये पिरामिड की जगह नाइफ हो जाएगा, जैसे पतला सा नाइफ, स्टिलेटो बोलते हैं। और वो कार्डर सेटिस्फैक्शन अगर आपके पास नहीं आया, तो आपके पास जब आप जाएंगे यंग लड़कों के पास फौज ज्वाइन करने के लिए एज ऑफिसर्स, वो आने को तैयार नहीं होंगे। क्या? क्योंकि उनको आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। नहीं, आगे जाने, प्रमोशन होने का रास्ता नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सब कम कर दोगे, कैडर सेटिस्फैक्शन नहीं, आपको ट्रेंड मैन पावर भी नहीं होगा। अगर पिरामिड भी नहीं होगा तो आपको ट्रेंड मैन पावर भी नहीं होगा, जो भी आगे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। एक पतला सा डंडा जो है ना, उतना ही वो मजबूत होगा, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा कहानी है ये। नेक्स्ट, इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइना एंड यूएस। हमारे पास 2 एक्टिव बॉर्डर है, और तीसरा जो मैरीटाइम बॉर्डर है भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। जो भी हम चेंज करेंगे इसमें मिनिमम फ्लक्स होना चाहिए। सडनली आप कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बिल्कुल उथल पुथल मत कर देना, क्योंकि ये लाइव बॉर्डर्स पे कंट्रोल फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे चैलेंज है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट काफी हो रहा है। इंटर सर्विस
और मिलिट्री और सीएपीएफ के बीच में, और मिलिट्री सीएपीएफ के बीच में किस तरह से सीएपीएफ के पास सेकेंडरी रोल भी है कि लड़ाई के टाइम में वो हमारे साथ आके लड़ेंगे, उनको इलाका दिया जाता है, लेकिन वो हमारे जैसे स्ट्रक्चर्ड है नहीं, कब आएंगे इसका पता नहीं है। उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि जो बॉर्डर गार्ड करते हैं उसके दो हिस्से होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के, एक है बॉर्डर गार्डिंग जो आम पुलिसिंग होता है, और दूसरा है बॉर्डर डिफेंस। अगर मैं बॉर्डर गार्डिंग वाले को उठा के बोलूं, पुलिस वाले को बोलूं कि आके बॉर्डर डिफेंस कर दो, वो समझ नहीं पाएगा कैसे करना है। कई जगह इसीलिए हम अपने ट्रुप्स वहां पे भेजते हैं उनके साथ बैठा के, ताकि उनको लड़ाई के टाइम में थोड़ा समझा दें कि करना क्या है। तो अगर शुरू से हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल में रहेंगे तो उनका स्ट्रक्चर, उनका ट्रेनिंग सब ठीक हो जाएगा। और ये दिया हुआ है कितने लोग ने आने, अगर शुरू में पूरा भी नहीं देख सकते तो 50% देके आप कर सकते हो काफी कुछ, आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट में, क्योंकि ये कॉमन वेपन्स इक्विपमेंट सारा कुछ आएगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल में आपका पैसा कम होगा। एंड जॉइंट एंड इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, हाँ अभी शुरू कर दिया है और करने की जरूरत है। क्रॉस पोस्टिंग भी अभी शुरू कर दिए हैं एज स्टार्ट। तो ये धीरे धीरे जिस तरह से करते रहेंगे तो जॉइंटनेस बढ़ेगा, जॉइंटनेस के बाद जब समझ आ जाएगी तो इंटीग्रेशन बढ़ सकता है। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? नहीं, प्लीज लेट्स, we are little running short of time, so we could go ahead. हाँ, तो इसमें ये है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हमारा इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या है आगे, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर वॉर के लिए हमने किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है, और उसको लड़ने के लिए क्या कैपेबिलिटी हमने डेवलप करना है, जिसके बेसिस पे कि अभी मेरे पास क्या है वो प्रायोरिटीज भी निकलता है। साथ ही ये होता है कि भाई क्या कैपेबिलिटी चाहिए पहले प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनके प्रायोरिटीज निकलते हैं, और इन्हीं से निकलता है कि अच्छी तरह से लड़ने के लिए मुझे किस तरह की स्ट्रक्चर चाहिए इस कैपेबिलिटी के साथ। वहां से आता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पहले टेस्ट करिए। जैसे मैंने कहा था, चीन जो है 2006 से टेस्ट करना शुरू कर दिया था, बना के छोटा छोटा करता था। चीन का भी एक एक्सपीडिशनरी फोर्स है, क्योंकि उसका जो हान हार्टलैंड है अपना सिचुआन और उसके ईस्ट, पूरे उसकी फौज वहाँ पे है। तो अगर उसको तिब्बत और सिंकियांग में आना है तो लॉन्ग डिस्टेंस उसको ट्रैवल करके आना पड़ता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशन भी इनके साथ पूरा प्रैक्टिस किया है उसने, और उसके बाद अब 2011 से धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। तो हमको भी यही करना चाहिए, अपना टेस्ट करो, देखो स्ट्रक्चर ठीक है नहीं है, काबिलियत है, एंड ट्रांसफॉर्म करो। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। यस, एक मेरे तरफ से है कि भाई सीडीएस जो होता है, सीडीएस को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मत दो, सीडीएस को ऑपरेशनल रोल दे दो। जब भी हम ये थिएटर कमांड्स बनाते हैं वो सीडीएस ऑपरेशनली कंट्रोल करेगा, और ट्राई सर्विस जो है उनके पास उसी तरह से जो फोर्सेस हैं वो अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो 3 चीफ्स हैं, सर्विस चीफ्स हैं, दे शुड बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब जॉइंट डॉक्ट्रिन निकलता है, जॉइंट स्ट्रैटेजी निकल गया कि भाई हमने ऐसे लड़ना है, किस तरह से हथियार क्या होगा, किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से मैंने फॉर्मेशंस बनाने हैं, ये जिम्मेवारी सर्विस चीफ की, और वो डिस्कस करके सारा कुछ बैठ के बना के वो देंगे। और तो उस तरह से मैंने दिया है कि सीडीएस को रिस्पॉन्सिबल देना चाहिए, कि सीडीएस शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। एक बार आपने ट्राई सर्विस और ये सब बना के दे दिया तो उसको रिस्पॉन्सिबल करिए, और डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके सर्विसेज को जो चाहिए था, जो बजट चाहिए था, आपने दिया नहीं दिया, क्या खर्च किया, क्या नहीं खर्च किया, क्यों नहीं खर्च किया, वो डिफेंस सेक्रेटरी को जवाब देने दो। आज की तारीख में यही उनकी काबिलियत है, क्योंकि ऑपरेशनली जब भी होता है वो सर्विस चीफ से जवाब देते हैं। राइट, बात यह है कि जो इन्होंने बताया है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और ये हमारे इसमें चर्चा हो रहा है, यही चर्चा का विषय है
क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री ने सीडीएस का रोल का स्थापित किया था, उन्होंने बोला कि सीडीएस विल नॉट हैव एन ऑपरेशनल रोल और उनका ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं होगा। जो राजीव नारायण साहब बता रहे हैं कि वो ऑपरेशनल कंट्रोल होना चाहिए, और यही चर्चा है हो रहा है कि सवाल ये है कि क्या ये थिएटर कमांडर्स जो बनेंगे, थिएटर कमांडर का मतलब अगर नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, वो नॉर्दर्न कमांड जो आज है वो भी उसके अंडर आएगा, सेंट्रल एयर कमांड भी उसके अंडर आएगा, सेंट्रल कमांड आर्मी भी उसके अंडर आएगा मोटे मोटे तौर पर, और ईस्टर्न कमांड भी उसके अंडर आएगा। जब ये चारों कमांड उसके अंडर आएगा, तो क्या ये जो थिएटर कमांडर है डायरेक्ट रक्षा मंत्री से को रिपोर्ट करेगा या सीडीएस को रिपोर्ट करेगा? कौन इसके ऊपर अधिकारी होगा? ये एक सवाल है। इसके दो तीन पहलू हैं और इसका विचार विमर्श हो रहा है, राइट? तो इसका कोई आज के दिन ये बोलना कि ऐसे ही होना है या ऐसे नहीं होना है, ये एक ये क्या, इट इज लिटिल प्रीमेच्योर, यही मैं बोलूंगा, राइट? जो क्योंकि दोनों साइड क्या है कि ये प्लस माइनसेस हैं, और वी शुड गो स्लोली एंड इवॉल्व इनटू इट, राइट? यही मैं बताना चाहता हूँ। बाकी जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? ओके, लेट्स गेट इनटू द थिएटर कमांड सो दैट दे। ये पहले था जब गॉड ब्लेस हिज सोल माय पोस्टमेट एंड डियर फ्रेंड बिपिन था, रावत, तब उन्होंने इस तरह का बताया था कि भाई पाक फ्रंट के अंदर एक नदर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न थिएटर कमांड, चाइना के अगेंस्ट नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, और एक मैरीटाइम थिएटर कमांड और एयर डिफेंस कमांड, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड मेंटेनेंस कमांड, इस तरह से वो बना रहे थे स्ट्रक्चर्स। उनका ये विजन था। और अभी जो इन्हें अभी तक पूरा पता नहीं है, ये तो जो ओपन डोमेन में मिल आया है अभी लिखित, वो ये निकल के आ रहा है कि एक इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर या फ्रंट हेडक्वार्टर होगा, नदर्न के लिए एक होगा, मैरीटाइम के लिए एक होगा, एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कमांड होगा, ट्रेनिंग कमांड होगा, और एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का अभी तक ज़्यादा बताया नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए भी कमांड रख लेंगे। और फंक्शनल कमांड्स हैं, जैसे साइबर कमांड है, स्पेशल ऑप्स कमांड है, ये सब वो फंक्शनल एक अलग से बना रहे हैं। ये मोटे मोटे तौर पे अभी जो के आया है, तो इसी का मैं बताना चाहता, धीरे धीरे ये एवॉल्व होगा। और यही मैं बताना चाहता हूँ, 3 साल पहले जब ये शुरू हुआ था, उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा, आप गन्ना शॉट में जाके देखिए, और उस वक्त मैंने बताया था कि एक वेस्टर्न कमांड होगा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, एक चाइना के अगेंस्ट एक कमांड होगा, एक समुद्री अलोंग द इंडियन ओशन पूरा मैरीटाइम कमांड होना चाहिए। और मैंने सोचा था कि बीचों बीच जैसे चाइना ने एक रिजर्व सेंट्रल कमांड रखा, मैंने भी एक रिजर्व कमांड जोड़ दिया था, जहाँ बाकी सब लोग आ सकते हैं। हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया वैसे आए, हो सकता है किसी और आकार में आए, पर कुछ ना कुछ तो होगा। यानी कि अभी मैं जहां तक देख रहा हूँ, ये आइडियाज क्रिस्टलाइज हो रहे हैं कि किस ओर जाना है। और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि थिएटर कमांडर्स जो है वो 4 स्टार होंगे कि 3 स्टार या 3 स्टार होंगे, ये भी अभी नेबुलस है, ठीक है ना? ओके, या तो केवल यही था जो पिछला पहला वाला दिखाया था, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्स था मेरे ख्याल से, इसीलिए वो ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल पाया था, और इसीलिए वो थोड़ा रुक के अभी ये नया आ रहा है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं आ रहा था, और कमांड एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा था। और कौन होगा इनके कमांडर्स? क्या एयरफोर्स वाला आर्मी का प्लान बना सकता है? क्या आर्मी वाला एयरफोर्स का प्लान बना सकता है? तो अभी जो इटरेशन कर रहे हैं उसमें अभी जो अंदाज़ा है कि एग्जिस्टिंग फील्ड कमांडर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे जो आर्मी कमांड्स हैं, और एक हेडक्वार्टर्स होगा जो इन सबको अपने नीचे लेके आ जाएगा, और एक जगह पूरा प्लान स्टिच हो सकता है, फ्लक्स कम रहेगा, इससे जॉइंटनेस बेहतर होगा और आगे चल के इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो और इससे क्या होता है, जब आप जोड़ते हो प्लान्स को तो इंटर सर्विस डुप्लीकेशन नहीं आएगा, तो लड़ाई नहीं होगी कि ये मेरा एसेट है ये उसका एसेट है, अभी कॉमन एसेट हो जाएगा।
और डिफेंस बजट का मेरे उम्मीद से थोड़ा बेहतर इस्तेमाल होगा। इसमें केवल एक ही ध्यान रखना, अगर ये बोलते हैं कि ये सर थिएटर कमांडर्स 4 स्टार हो जाएंगे एंड सीडीएस फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल है, ऑप रोल मिलता है नहीं मिलता है, मैंने जैसे बताया था 23 है, 3 अगर एक्स्ट्रा आप 4 स्टार ले रहे हो तो कम से कम 3 आपको इसमें से ड्रॉप करना पड़ेगा, कम से कम कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो अब किस तरह से ये रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्योंकि कॉमनैलिटीज है, आर्मी के पास ट्रेनिंग कमांड है, एयरफोर्स के पास भी ट्रेनिंग कमांड है, तो इस तरह से जैसे कॉमनैलिटीज है अगर उसको मिक्स करते हैं, क्या क्या 3 स्टार को रिव्यू कर सकते हैं, सो दैट ओवरऑल जो आपका फौज का स्ट्रेंथ है और स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं आ जाता। एक्स्ट्रा कोई देगा नहीं, फिर बजटरी सपोर्ट का वही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने 4 स्टार रैंक लगाया, मैंने बताया जैसे कि उसके साथ साथ कनेक्टेड काफी पोस्ट आ जाती है, वो डिसरप्शन राइट। तो ये मोटा मोटा तौर पर ये एक आकार है जिस तरीके से आने वाले थिएटर कमांड और जॉइंटनेस किस तरीके से रोल आउट होगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं सबको कि जहां तक जॉइंटनेस का सवाल है, ऑलरेडी 40-50 ऑफिसर्स को इंटर एक सर्विस के दूसरे सर्विस में भेजना शुरू कर दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक। ठीक है, कुछ पहले ही सही था और आज ये इट हैज बीन गिवन अ इम्पेटस, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत एक सर्विस दूसरे सर्विस को नहीं जानता और उसके साथ काम नहीं करता, आप बदलाव भी नहीं कर सकते। अचानक अगर आप एक एयरफोर्स ऑफिसर को एक आर्मी के ब्रिगेड में अगर आप बिठा दोगे तो ब्रिगेड का भी बोलबाला हो जाएगा और उस एयरफोर्स ऑफिसर को भी वो उसमें नाकामी रहेगी। उसी तरीके से एक फौजी को लेके एक हवाई जहाज में या नाव में बिठा दोगे तो वो उसको तो पता ही नहीं है कि नाव में कैसे काम करना है। तो ये जो है थोड़ा धीरे धीरे फूंक फूंक के चलना चाहिए, ये नहीं कि जल्दबाजी करना चाहिए। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा आज के दिन, और खास करके जो मैंने पहले शुरू किया था जैसे भारत कर्नाटक का आर्टिकल था, राइट, और वो अफवाहें हैं और ये अपना अपना खुद का सोच है, ये हमारा सबका सोच नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इट इज नॉट अ इंटीग्रेटेड थिंकिंग। ऐसे जो सोच आता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हमारा नेता बेवकूफ है, हमारे फौजी बेवकूफ है, एक अकेला वो आदमी ठीक है, ऐसे 2-4 और हैं, उनका नाम नहीं लेना था, तो मैं इनका नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल ऐसे जारी किया है, ठीक है ना, वो सबका नाम ले सकते हैं तो हम भी उनका नाम लेंगे, ठीक। तो वो एक आदमी का सोच है, उससे मत जाइए, सोच विचार हो रहा है, देर सही दुरुस्त आएगा, और अगर दुरुस्त नहीं आएगा और ना सही, जरूरत भी नहीं है हमें, जो अगर या वही जब इन्होंने बात भी किया था प्रेजेंट सीडीएस अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान ने, उन्होंने यही कहा था कि अभी मोटे तौर पे ये है, इसके ऊपर स्टडी हो रहा है कि किस तरह से फॉर्मेट करके क्या क्या करना है, कैसे करना है, आगे जाना। और ये क्योंकि जब रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं समय लगता है उसको एडजस्ट होके ऑपरेशनलाइज होने के लिए, और ये जो रीस्ट्रक्चर करोगे आगे आपके 20-1 साल चलना है, और अगर ये आपने 50 साल तक चलेगा ये, अगर आपने गलत स्ट्रक्चर बना दिया तो इवॉल्विंग थ्रेट को आप कैसे काउंटर करोगे, वो ध्यान में रखने वो मेन चीज है। तो मेरे ख्याल में हमने पूरा बता दिया। इससे पहले कि मैं सवाल लूं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, कृपया आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल बटन है दबाइए। क्यों? ये खास करके आज बहुत दिन के बाद ये शब्द निकाल रहा हूं, बेल बटन दबाइए, क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम होने वाला है इंडो यूएस डील को कैसे साकार करना है, राइट। उसका 2 हिस्से होंगे, एक जो मैं जनरल सतीश दुआ के साथ करूंगा और एक जनरल नारायणन के साथ वापस आके करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो इंडो यूएस डील साकार होगा और इसके साथ मेल मिलाप है, इसमें जोड़ है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपको और किसी चैनल में ऐसे सोच मिलेगा नहीं, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा मैं, ठीक। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ जो रशिया में हो रहा है,
और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है दुनिया में, वो भी हम जनरल राज शुक्ला के साथ कुछ दिन में हम बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो रशिया में जो हो रहा है, और ये नेपाली वो जाके वहां घोर के वहां शामिल हो रहे हैं, और उसका अग्निपथ के ऊपर और अपना अग्निवीर प्रोग्राम के ऊपर क्या असर होगा, और हमारे देश के ऊपर क्या असर होगा, ये भी मैं बात करना जा रहा हूँ जनरल शौकीन चौहान के साथ आगे जाके। और ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक ही में हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल के दुनिया जो है बड़ा देश बदल रहा है, इसीलिए कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ओके, मैं शुरू करना चाहता हूँ फ्रॉम अ स्टेटमेंट। ये वर्क 24 ने बोला, हमारी सेना उसका काम करने के तरीका, अनुशासन व उनका देशभक्ति जरूरत के समय ऐसे ही क्षमता पैदा करती है जैसे 71 में पैरा व या और कर्नल जनरल सब ने मिलकर किया था। जय हिंद। ये सही बात है, थैंक यू। आप विश्वास रखिए, ये आजकल लड़ाई नहीं, इंडिया में भी आके जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको समझाने वाले हैं कि इंडिया कैसे उभर के आ रहा है, राइट? ओके, विल फर्स्ट टेक द सुपर स्टिक क्वेश्चंस। Sorry, Lieutenant General, I can't listen live. Isn't the lack of bulk fighter and submarine orders from IAF IN a problem for jointness as we lack numbers and quantity? Yeah, take it on, Rajiv. If I don't have that many fighters, I can just you're looking at how to manage the thrust, generate more sorties. And if I can use my swarm drones along with the fighters, which is what is coming, like I told you, what the Russians are doing. Su 57 along with their Su 70 stealth UAV. You are controlling it. If they are moving it forward, he is moving and he is going. That is one way I feel in future you will find that you may not be able to take so many fighters onto that airspace because there will be so many swarms of so many drones, and unless you have neutralized them, you can't. Russians have also realized the same thing. If you follow the Ukraine war, what is going on, submarine orders, uh, like I mentioned, all these, even when we look at fighters and submarines, these are costly items. So, as far as fighters are concerned, what I know of, they're going down the AMCA route, and they're hoping that Tejas Mark II will also be successful. A better answer for the fighters would be able to be given by the Air Force officer. I'm a layman as far as air is concerned, but this is what I read, what is going on. Hey, not Submarines only that, also. yeah. Nay, Karthik, you have to understand one thing. It's a very deep question which you asked. Jointness can't stop because you don't have numbers. Okay, jointness is the basic thing where you can double utilize the numbers, where you can force multiply your numbers. In fact, if you don't have enough numbers, you must be more joint. Then the joint capabilities will, match with each other. One. Number two, even if you don't have numbers, if you have the joint thing and you have the organization, the structure, as and when the numbers come, they'll get filled. So there is no correlationship between making a joint structure and not having numbers. Okay, जो ये एयरफोर्स का जो लॉजिक है कि भाई हमारे पास उतने नंबर्स नहीं है इसीलिए हम जॉइंट थिएटर्स नहीं बना सकते हैं, it is a little problematic in its understanding. You have to understand that there are some technical issues involved. I know what their problems are, but I've always said कि artillery has dual control. At times it is given in direct support, given to the battalion in front. At times it is pulled out. So there is a flexible method of control which can happen, right? And as and when, see, for example, we have evolved from guns to missiles to rockets with flexible control. And it is this flexible control of artillery which is there, which we have established for over years, 50, 60 years. If you transfer that ideology to Air Force, the answer is there. It is only that there are inhibitions. I'm sure we'll get over it. So I'm very confident of it. Okay. Eshan, thanks a lot for your contribution. So kind of you. The next question, Jayan says, will jointness not also include high value capital expenses, equipment procurement? Yeah. Yeah, that is the whole problem.
when you have jointness, now let us say I am looking at a particular type of platform, UAV. Who controls the UAV? Now you will say, like what we have done. I'm buying 30 and so much to the Navy, so much to the Air Force, so much to the Army and other things. When you have joint control, you may not need that many platforms. Based on your plans, you may then decide, because there is a common user platform. Some are allotted to somebody else, some goes to function with somebody else. They stay common. When you're having something common, and like Sir had mentioned of direct and indirect support, the Support. flexibility which is there, then you may not need that much of numbers. And Yeah, that is why we said jointness one in when you have jointness, 1 plus 1 becomes 11. 11. See, for example, UAVs, information, attack hectors, logistic hectors, all this, agar when you are on common footing, you don't duplicate your effort, you don't duplicate time. You know, one other thing which is when many of us miss, when you have separate procedures, it takes time to procure them in small penny packets. So that actually adds to the cost and it's a waste. So when you do everything jointly, there's a lot of synergy which is developed. It's not it's not funny as to how much synergy you can develop. Okay, the next question he has is your thoughts on a centralized or common digital information grid of instead of having multiple ones like the AFNet and all. Look, this is a no-brainer. You have a common digital information grid, but the other nets also should be there along Will with function. necessary firewalls. ये नहीं Yeah. होना चाहिए कि एक में घुस गए तो सब में घुस गए. Be Yeah, careful we on that. don't have to ape everything. You don't have to replicate everything. You don't have to be separate. It is integration. Integration of existing structures is more important from jointness to integration. You don't have to As be long one. as long as in that net I am able to communicate with the other person, even if he has a firewall and another net, that's perfect. Information Yeah, reaches him in real time or near real time. But that yeah, firewalling is necessary to ensure security of your communication grid. yeah. So, how do you see the concept of theaterization will affect the morale of our services, particularly in army where fierce regiment loyalty is present and translates during war in superhuman bravery? Regiment को तो हम तोड़ ही नहीं रहे. No, Theaterization that's does not. not mean कि regimentation निकाल रहे. Theaterization is at a higher level. Yeah, you see, when you theaterization is joining structures, it doesn't break regiments. Regiments fight at the bottom. Like he's from Pune Horse, one of the most famous units of the Indian Army, not even Armored Corps, which has had two Paramveer Chakras in two different wars. One, the CEO got it, and the other, Arun Ketrapal, he got it. And he's from that kind of a this thing. I am from one of the oldest regiments in, artillery, okay, which has got Rajputs from 1456. So those things will not change. Only thing is when these chaps go into a particular theater, they'll act in that theater. Bas utna hi hai. Regimentation will not change, don't worry. In fact, our bravery will become even higher. Okay. Giant, so the Americans have their JSOC that encompasses their special operation forces across every theater. How far are we in making joint for all our special ops across all fronts? Currently, work is in progress. But you might remember that the Americans also have their army ranges separate. The Navy SEALs are separate. So they have separate forces which function. They are allocated to the Special Forces Joint Special Ops Command. The resources are allocated. So we have Yeah. our Garuds, we have a Marcos, we have our SF. So there is headquarters coming up, and once this come up, as per the need, allocation will be done, and they'll fight jointly. Yeah, yeah. I'll give you one historical example. It's not only historical; it's historical to us in a sense, but it was fresh. See what happened. Who carried out the raid on Abbottabad, on Osama bin Laden's hideout? It was one service, Navy SEALs, who did the trick. Okay, the Navy SEALs did the trick on land. Okay, it was no one else. But
everything. They had a lot of support from everyone else. So you have to go through to that kind of a structure. And remember, we also have our great. I mean, I would say a parallel. I wouldn't say parallel operation, but a equivalent operation long back we did in Maldives. Maldives हमने, if you remember, we saved Maldives from a coup and all that. It was a joint op. It was Army, Navy, and Air Force all put together. So we have capabilities. Just because we don't have the kind of structures which, say, America has today, doesn't mean that we are not capable. We are capable still. We have fought all wars without any structure, any formalized structure. Just imagine what will be our efficacy when we go into a joint structure. Okay. Srinivas, sir, salute Lieutenant General Shankar, salute Major General Narayanan. How do we know whether our government is taking steps because which party is power in this direction? Yeah. Right. Once the system gets into motion, it's very difficult to pull it back. Pull it back. Keep it simple. Yeah. It's not easy. And it's not easy, Srinivas. Thanks a lot. You keep helping me quite a bit. All my tweets all along of Ghana Shot, you keep retweeting very seriously. And I must thank you. That's why I bought your question. Your question, and the question, let me also say, like what he said, if you see our history, the way our armed forces have grown and the way our armed forces have been equipped, we have not changed. We have not changed at all. It doesn't matter which government is there. Okay? Whether it was Mrs. Indira Gandhi or Rajiv Gandhi or, Mr. Gujral or whether it was Mr. Chandrasekhar, Narasimha Rao, आप हर एक प्रधानमंत्री लीजिए, किसी के गवर्नमेंट के अंदर हमारा जो पूरा कहानी है चेंज नहीं हुआ है. Right? I just wanted to tell you this. Okay. Thanks for your enlightening session. Oh, thanks a lot, Agarwal, Mukesh. We are happy. I might not be able to take too many more questions because we are getting late and, right. So what I'll do is, okay. One question I'll take. Greetings to both generals. What will be the right time to judge outcome of joint commands, as there are many moving parts which need to be aligned? Yeah. That's why I made the first one of the points, challenges, that there should not be too much of flux. You get many moving parts to be aligned if you have too much of flux. So when you have just a headquarters which is taking other things under command, at the lower level there is no things are moving as they were earlier. Yeah. There's no change. Like I have, let's take I have a Western Theatre Command which is taking under command all Army and Air Force commands which are functioning out there. So I take the Western Army Command. So Western Army Command, things are moving the same way as they were moving earlier. There's no change. And they'll slowly meld into each other. Yeah. Then धीरे धीरे होगा ना. पहले तो समझो और सीखो ना. That's where jointness comes in. Then integration will take place. Then you can take a call कि अच्छा इसको अभी ये निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. That's how it will going to be. Because as you go more and more into digitization and automation, the manpower requirements will reduce. Right. Are there any administrative, executive, and operational drawbacks of theatre commands and jointness? If yes, how to overcome them effectively and efficiently? Well, this is the unrolling thing. Yeah, go ahead. देखो, executive में there is going to be no problems if we go the way what is being spoken of in the open media that they are going, that they don't want to disrupt and keep just a headquarters overall out there and leave the existing ones as it is. Then executive and operationally you will not have a problem. Administratively, yes, because you need to combine the logistics and other things. Who are going there initially, and what kind of manpower, what kind of staffing will you have in that theatre headquarters? Who all will be there, from which arm, which service, how many people will be there, what all will they go man, what should they oversee, how will they function? So at that headquarter level there will be a problem. नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. They are functioning as it is. सालों से चल रहा है, वो चला आ रहा है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है.
वहां से इफ यू टेक अवे 2 people also is not going to make a difference to them. Yeah. This is a question. Respected sir, so-called defense analysts like Abhijit Mitra saying S-400 may shoot down Rafale and or weapons from different countries can't communicate. Why no IA veteran रेफ्यूट उसी clarify को that? करते, रेफ्यूट उसको ही करते हैं जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है नहीं करते। देखिए मैं आपको सब सिंपल सा एक समझाता हूँ, एयर डिफेंस का रडार दुश्मन तभी देखता है अगर उसके लाइब्रेरी में आपने डाल रखा है कि ये दुश्मन है। अब कौन हिंदुस्तानी रफेल को दुश्मन बोलेगा, अपने रफेल को? उसमें हम अपना IFF और हमने डाल रखा है अपने, तो दुश्मन का जहाज डाला नहीं है तो वो नहीं आएगा। Can you hear me? हाँ sir. Yeah, you sorry, I think the voice went down. So you finished with that? हाँ sir, I finished with this. Yeah, right. And in any case, यार अभिजीत मित्रा and all are defense analysts. Let's be very clear. देखिए, जो आप इसीलिए ये फर्क है हमारे चैनल और बाकियों के चैनल में, आप सबको पता होना चाहिए। We are professionals. We have been through the mill. हम समझते हैं एयरफोर्स क्या करता है, हम समझते हैं नेवी क्या करता है, हम आर्मी क्या करता है। हमारा अपना खुद का बैटल एक्सपीरियंस है, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, कमांड एक्सपीरियंस है। ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये एनालिस्ट हैं और ये क्या बोलते हैं उसको आप, जो आर्मचेयर किताबों से, हाँ वो आर्मचेयर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आर्मचेयर में, मैं स्ट्रेटेजिस्ट बन सकता हूँ। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जिसको अंग्रेजी आता है वो बोल देगा, जिसको हिंदी आता है वो भी बोल देगा, जिसको फ्रेंच आता है वो भी बोल देगा। पर लड़ाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लड़ाई जो है जमीन पे लड़ा जाता है और उसके लिए थोड़ा डीप जानकारी चाहिए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली डाला था, राइट। दैट्स द डिफरेंस यू विल गेट बाकी चैनल्स और हमारे चैनल में। ओके, राइट। मैं इससे ज्यादा मैं आज के क्वेश्चन नहीं लूंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई आस्क बिकॉज अगेन इट क्लैरिफाइज अ फ्यू थिंग्स। क्वांटम AI geek ये बोलता है, suppose if PM wants armed forces to do XYZ operation against the enemies, then what will be the process followed from top to bottom in theater commands? Please explain. Yeah, Rajiv, this is right up your sleeve. You've been a ADGM. थोड़ा सिंपल सा है, मेरे वर्के का ये, मैं MO में था। तो ऑर्डर्स आएंगे, आप अपने कमांड्स को ऑर्डर्स बता देंगे। अब ये ध्यान रखिए कि इस तरह के ऑर्डर्स की कंटिन्यू उसी वक्त बैठ के ऑर्डर्स नहीं लिए जाते, कंटिजेंसी प्लानिंग बना के रखा जाता है, पहले से ही रखा जाता है, बन के रखा जाता है, टॉप सीक्रेट होता है, कबर्ड में होता है। जब निकलता है उसको खोल के ला के देखते हैं, कोई चेंज वेंज करना हो थोड़ा मोटा ऊपर नीचे, वो चेंज करके इमीडिएटली बंदे को बुलाते हैं, वो जहाज से आता है, उसके हाथ में सील करके दे दिया जाता है, सीधे आर्मी कमांडर के पास पहुंच जाता है। वो दे देता है। आर्मी कमांडर के पास भी पूरा प्लान पहले का बना होता है, झाड़ के देखता है कोई चेंज करना है, कोर्स को बुलाता है, फटाफट मैसेजेस सबको चला जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो यूनियन वॉर बुक इम्प्लीमेंट कर देता है, मोबिलाइजेशन शुरू, आपका रेलवेज को भी खबर मिल जाती है क्या करना है। That's it, and then you move off to execute your plans as per plans, overall plan. As per plans. और एक और लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री किसी फौज को XYZ ऑपरेशन करने के लिए हुक्म नहीं देता है। वो बोलता है कि भाई आप कैसे इसको निपट सकते हो। उसका प्लान जो है, हमारे पास जो कंटिजेंसी प्लान है उसको बताया जाता है, उसके थोड़ा विचार और विमर्श होता है, कुछ बातचीत होता है और उसके बाकी इनपुट्स लिए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय इनपुट्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद प्लान्स बनाए जाते हैं, जो प्लान्स हैं उसको थोड़ा बदली जो भी है, उसके बाद जो ड्रिल जो जनरल राजीव ने बताया वो तैयार हो जाता है।
तो यही है हमारा पूरा ऐसे ही नहीं और उठते कि सडनली प्रधानमंत्री जी ये- बिस्तर से उठ के बोले कि चलो हमला कर दो, ऐसे नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। तो और ये बात भी और बता देता ये हूँ, आपको सिचुएशन क्लियर जो होना होता है चाहिए। जमीन में बढ़ता जाता है, 2-3 महीने से चल रहा होता है, एंड देन फाइनली वो और बोलते हैं यार अब बता दो अब करना है, कैसे करोगे। हिस्टोरिकली भी 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला टू जनरल मानेकशॉ कि आप अप्रैल मई जून में आप बांग्लादेश में अटैक करो। तो उन्होंने बोला ये टाइम नहीं है अटैक करने के लिए, हम नहीं करेंगे। आपने हुक्म तो दे दिया, मैं नहीं करूंगा, अगर मैं फॉलो करूंगा ये हुक्म तो इसका परिणाम ये होगा। ठीक है। और मैं अपना टाइम पे प्रिपेयर करूंगा और उसके लिए आप मदद करेंगे हमें प्रिपेयर करने के लिए पूरा फौज को। उन्होंने 6 महीने लिया प्रिपेयर करने के लिए और उसके बाद हम बांग्लादेश के अंदर गए। तो लड़ाई जो है ना, एक एक आदमी बिस्तर के उठ के, जैसे उन्होंने बोला, ये शुरू नहीं होता। ये एक बड़ा संगीन मामला है। ठीक है। जिसमें जान जाते हैं। अगर किसी आप लोगों ने नहीं देखा तो अगर आपके सामने एक का भी जान चले जाए, ठीक है, तो बहुत दुख होता है। हम बात तो करते हैं कि इसको मार देंगे उसको मार देंगे। आप इसको महसूस करके देखिए, एक आग के सामने एक इंसर्जेंट का भी अगर आप जान ले लोगे ना, वो काफी दिन तक आपको खलता रहेगा। खैर, इसके साथ आई थिंक ऑन दिस नोट आई थिंक वी शुड क्लोज। बहुत अच्छे सवाल आए हैं और राइट, मैं आई थैंक ऑल द व्यूअर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। मैं ये इस हफ्ते में आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम बैक। कल नहीं कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ। और ये इंटरेस्टिंग सिलसिला होगा, जो खास करके इंडो यूएस डील को जिस तरीके से साकार करना है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें वी आर थिंकिंग ऑफ नोवेल आइडियाज टू सजेस्ट, एंड यू पीपल आर द वंस हु विल कैरी दिस नोवेल आइडियाज। एनीथिंग एल्स, Rajiv? नहीं, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Yeah, thanks a lot. It's been a long session, but I think it was a good session. Thank you. Good evening and Jai Hind. जय हिंद, जय भारत।